हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन की बात कर रहे हैं वो लेसन हमारा चल रहा है, अभी कंटिन्यू लेसन चल रहा है और लेसन का नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। और आज जो हम इसकी वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो पार्ट 5 है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ट्राइबल्स के बारे में जाना, ट्राइबल्स और आदिवासीज़ क्या हैं, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में थे आज़ादी से पहले और किस किस एरियाज़ में वो मिलते थे, वो सब हमने जाना। और उसके बाद ट्राइबल्स की लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, तो किस तरीके के उनके लाइफ के अंदर चेंजेस आए, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो आगे अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और देखिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। आप चाहें तो एनसीईआरटी में की बुक से फॉलो करते रहें। हम जो भी हमारी वीडियो एंड होती है तो नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होती है तो जहाँ पर टॉपिक हमारा एंड हुआ था वहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब आगे देखते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो जब ब्रिटिश कानून पूरे देश पर लागू होने लगा तो उन्होंने जंगलों को लेकर के भी कुछ कानून बनाए। उन कानूनों का क्या इम्पैक्ट हुआ, आदिवासियों पर उसका क्या असर पड़ा। तो द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो आदिवासी लोग थे उनका जो जीवन था वो सीधे तौर पर जंगलों से जुड़ा हुआ था। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज हैड ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। तो सीधा सीधा ये था कि अगर जंगलों के कुछ कानून आते हैं या जंगलों से संबंधित कोई नियम आते हैं तो आदिवासियों के जीवन पर उसका सीधे तौर पर असर पड़ने वाला है। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड their control over all forest and declared that forest were state property। अंग्रेजों ने जंगलों पर भी अपना पूरी तरीके से अधिकार जमा लिया और जंगलों को देश की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। उसके बाद some forest were classified as reserve forest for they produced timber which the British wanted। कुछ जंगलों को तो रिज़र्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो आज के टाइम पे भी आप रिज़र्व फॉरेस्ट देखते हो वो रिज़र्व फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो अंग्रेज़ों के समय से ही डिक्लेयर हुए थे। तो वो ब्रिटिश टाइम के बने हुए रिज़र्व फॉरेस्ट हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियो में, नाम आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, और जो है और भी बहुत सारे रिज़र्व फॉरेस्ट हैं इंडिया में। तो ये जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं ये ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं और यहाँ पर जो है आम व्यक्तियों का जाना या गतिविधि कुछ भी करना गैर कानूनी होता है। आप बिना परमिशन के यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर मिलते हैं तो आपको सज़ा का प्रावधान होता है। तो इस तरीके के कानून ब्रिटिशर्स ने बना दिए। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा था, देखिए ब्रिटिशर्स को उन्होंने उन जंगलों को रिजर्व कर दिया जिन जंगलों से उनको लकड़ी चाहिए होती है। और जो लकड़ी आपको पता है कि जंगलों का सबसे बड़ा खजाना क्या है, लकड़ी। और लकड़ी फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। तो ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए और जंगल से बड़ा खजाना कोई और हो नहीं सकता। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले उनको अपने कब्जे में लिया। उसके बाद इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। इन जंगलों में आम व्यक्तियों का जाना, इवन कल्टीवेटर्स, जो जूम कल्टीवेटर्स थे उनका जाना भी मना कर दिया गया, ठीक है। उनको जाना, वहाँ पे खेती करना, जूम कल्टीवेशन करना, ठीक है। अच्छा, और घुमंतू खेती, जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, घुमंतू खेती, ठीक है। अस्थायी खेती जहाँ पर घूम घूम कर खेती की जाती है। और लकड़ी काटना, जंगलों से शिकार करना और जो है क्या बोलते हैं, जो वहाँ जंगलों में जाकर के जंगल के फल फ्रूट्स को कलेक्ट करना, इन सब को मना ही कर दी गई।
हाउ वर जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच सिचुएशंस। तो इस सिचुएशन में जूम कल्टिवेटर्स का क्या हुआ होगा, क्योंकि जूम कल्टिवेटर्स तो सिर्फ जंगलों पर ही आधारित थे। अब क्या बना जूम कल्टिवेटर्स के साथ, आइए जानते हैं। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। यानी कि फिर होने ये लगा कि उनकी मजबूरी बन गई कि वो जंगलों को छोड़ करके आसपास के इलाकों में जाने लगे, ठीक है, और वहाँ जाकर के अपना जीवन बिताने लगे और वहाँ जाके काम करने लगे। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। मगर अंग्रेज़ों को भी जब उन्होंने ट्राइबल्स को वहाँ रहने से मनाही कर दी तो अंग्रेज़ों के सामने भी एक समस्या पैदा हो गई। अब अंग्रेज़ों के सामने क्या समस्या पैदा हो गई, ये जानने की बात है। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। अब रेलवे का काम चल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को जब रेलवे लाइन बिछानी होती थी, अंग्रेज़ों को जब रेलवे लाइन बिछानी थी, तो रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जो आपका वहाँ पर एक आपको बताता हूँ, जब रेलवे लाइन बिछती है तो लाइन के, ये लाइन है मान लीजिए, इस लाइन पर ट्रेन ने चलना है, तो इनके बीच में आपने नोटिस किया होगा आज के समय में तो ये सब सीमेंट के होते हैं, ये इनको स्लीपर कहते हैं, ये होते हैं स्लीपर्स, इस तरीके के बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ ऐसे करके दिखा दिया ताकि यहाँ पर एक्चुअली में ये ग्रे कलर के होते हैं और सीमेंट के बने होते हैं। आज के समय में ये सीमेंट और लोहे से बनते हैं और बनी बनाई फैक्ट्रीज से आते हैं। तो पहले टाइम में ये जो स्लीपर्स होते थे, ये जो स्लीपर्स हैं, इन स्लीपर्स को लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है। आज से काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, लगभग अभी तो लगभग मैं आपको बताऊँ 20 साल से तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। अब तो इंडिया के हर हिस्से में से स्लीपर्स को हटा दिया गया जो लकड़ी के थे, अब सिर्फ खाली सीमेंट के ही देखने को मिलते हैं। लगभग 20 साल पहले तक देखने को मिल जाते थे। मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था और मैं देखता था तो इस तरीके के देखने के मिलते थे। और जब स्टीम के इंजन चलते थे, कोयले वाले, जो कोयले से चलाए जाते थे, तो इस तरीके के स्लीपर्स लगे हुए थे। बट अब तो आजकल क्या है कि अब जो लोकोमोटिव है वो डीजल का या आपका इलेक्ट्रिसिटी का आ गया और उनके लिए हाई स्पीड ट्रैक चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए लकड़ी वाले स्टेबल नहीं है, इसके लिए सीमेंट के ही आजकल बनाए जाते हैं और वही सूटेबल रहते हैं भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो उस टाइम की बात, अगर हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो उस समय पर स्लीपर्स की ज़रूरत थी जो लकड़ी से बनाने थे। अब उनको चाहिए थी वर्कर्स जो वो काम कर सके, ठीक है, और जा कर के लकड़ी काट सके, लकड़ियों को काट सकें और लकड़ियों से स्लीपर बना सके, तो उनको वर्कर्स चाहिए थे। अब यहाँ पर स्लीपर की डेफिनेशन भी दे रखी है, देखिए स्लीपर, वैसे तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड, यानी कि लकड़ी की बनी हुई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बिछी हुई लाइनें ऐसी, और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ी हुई ऐसी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स उनको बिछाने के लिए चाहिए थी, जिनको वर्कर्स की ज़रूरत थी, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स को स्लीपर कहते हैं। तो अब उन्होंने क्या आइडिया सोचा, इसके लिए क्या सोचा, तो अब आइए देखिए कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद ए सॉल्यूशन। कॉलोनियल जो अधिकारी थे, यानी उपनिवेशिकीय अधिकारी जो थे, यानी अंग्रेज अधिकारी जो थे, उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, एक समाधान निकाला। दे डिसाइडेड द पीपल दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर्स small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the conditions that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest। यानी कि उन्होंने कुछ जूम कल्टिवेटर्स को जंगलों में ही रहने की जगह दी, उनको वहीं पर खेती करने की जगह दी, और उनको अपने यहाँ पर इसके बदले में अपने यहाँ पर काम पर लगवाया कि भाई तुम्हें हमारे यहाँ करके काम भी करना होगा और ये लकड़ियाँ काटनी होंगी और स्लीपर्स बनाने होंगे रेलवे के लिए, ठीक है, और जंगलों की भी देखभाल करनी होगी।
तो ये काम अंग्रेज़ों ने उनसे जो कल्टीवेटर्स थे उनसे लेना शुरू कर दिया। सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेजेस टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। इस वजह से अंग्रेज़ों के जो जंगलात विभाग था उन्होंने जंगलों के अंदर कुछ छोटे छोटे विलेजेस बना दिए जिससे उनको सस्ती लेबर मिलती रहे और रेलवे स्लीपर्स बनाने का काम लगातार जारी रहे। अब देखिए आगे, इन दिस लैंड ऑफ इंग्लिश हाउ हार्ड इट इज़ टू लाइफ, यानी कि कुछ आदिवासी जो हैं ये गीत गाते हैं या कुछ आदिवासी कहते हैं कि भाई इस अंग्रेज़ों की ज़मीनों पर तो रहना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जो एक आपने पहले पढ़ा था, एक जो रिसर्च स्कॉलर थे वेरियर एल्वन, जो ब्रिटिश टाइम से इंडिया में आए 1930 और 40s के बीच में, उन्होंने जंगलों में रह कर के आदिवासियों के ऊपर रिसर्च करी और आदिवासियों के लिए कुछ बुक्स भी लिखी, आदिवासियों के ऊपर कुछ बुक्स लिखी। तो उसी बुक में उन्होंने बेगा आदिवासियों पर जो रिसर्च कर रहे हैं, और बेगा आदिवासी जो हैं एक गीत को गाते हैं जिस गीत में वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी समय में हमारा जीना बहुत मुश्किल है। ये एक गीत है, ठीक है। अब हमें तो यहाँ पे गाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये आदिवासियों के द्वारा गाया हुआ गीत है। मैं आपको सिर्फ इसके मतलब बता देता हूँ। इस मतलब यही है इस गाने का कि अंग्रेज़ों की ज़मीन में हमारा रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम कैसे जिएं, हम किस तरीके से अब अपने जो है जीवन को बिताएं। उसके बाद जो है मतलब हमारे लिए यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम कैसे खेत जोतें, किस तरीके से हम अपना काम करें, ठीक है। अच्छा, तो ये सब समस्याओं के बारे में उन्होंने अपने गीत में कहा है। और गीत किसने ये लिखा है, यानी कि उन्होंने सुन करके इस गीत को लिख लिया जो वो गा रहे हैं। ये कौन है? वेरियर एल्वन, है ना। अच्छा, इनके बारे में हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी इनका नाम लिया था। वेरियर एल्वन ने ये गीत के बारे में बताया है। और आगे देखते हैं, आइए चलिए। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियमों के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपने जंगलों को छोड़ के जाना। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि वो गैर कानूनी रूप से लगातार जंगलों में अपने काम को जारी रखते रहे। यानी कि उन्होंने जंगल के काम को लगातार जारी रखा। जो वो काम कर रहे थे उस काम को वो लगातार करते रहे, बट उसको गैर कानूनी रूप से माना जा रहा था। अंग्रेज उसको गैर कानूनी मानते थे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, दे डिसोबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यूड विद द प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम रोज इन ओपन रेबेलियन, यानी कि उन्होंने खुली बगावत कर दी। रेबेलियन माने बगावत, ठीक है। अच्छा, सच वॉज द रिवोल्ट, कुछ विद्रोह, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। कुछ विद्रोह क्या थे? संग्राम संगमा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, संग्राम संगमा, जो कि विद्रोह हुआ इन 1906 में असम के अंदर। और फॉरेस्ट सत्याग्रह भी हुआ 1930s में सेंट्रल प्रोविंस में, यानी कि मध्य भारत में, ठीक है। जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी, यानी कि अंग्रेज़ों की टेरिटरी, जैसे वेस्टर्न प्रोविंसेस, ईस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, ऐसे डिवाइड कर रखा था। जैसे आज के समय में हम राज्य बोलते हैं, ऐसे उन्होंने अपने उसको सेंट्रल प्रोविंसेस या वेस्टर्न प्रोविंसेस टाइप से डिवाइड किया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, तो सेंट्रल प्रोविंसेस में जो कि मध्य भारत का हिस्सा था, यानी आप मध्य प्रदेश उसको कह लीजिए, वहाँ पर भी बगावत हुई। वहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ, वन सत्याग्रह, जो कि 1930s में हुआ। आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका द पीपल विद ट्रेड। जो व्यापारी लोग काम करते थे उनके साथ, द प्रॉब्लम विद ट्रेड, उनके साथ क्या समस्या आई, यानी कि व्यापार के साथ क्या समस्या पैदा हो गई। आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आगे बात करूं, आप जो है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से बताना है मुझे कि 1906 में
जो रिवॉल्ट हुई फॉरेस्ट को लेकर के 1906 में जो रिवॉल्ट हुई है असम के अंदर फॉरेस्ट को लेकर के, उस रिवॉल्ट का नाम क्या है? ठीक है, जस्ट अभी हमने नाम बात करी है, वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना है और अपना एडमिशन नंबर जरूर मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स। चलिए खैर आगे चलते हैं। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या समस्या पैदा हो गई, आइए बात करते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, ट्रैवल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान में जो आदिवासी समुदाय थे उन्होंने ये देखा, ये पाया कि अब व्यापारी और जो ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, यानी कि जो पैसा देते हैं, ठीक है, पैसा देते हैं और वो लोग बहुत जल्दी जल्दी जंगलों की तरफ आने लगे हैं। ये उन्होंने नोटिस किया और क्या करते हैं, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। और जो है बार बार जंगलों से बने सामान की उनको ज़रूरत पड़ रही है, वो जंगलों से बना हुआ सामान मांग रहे हैं और जो है उसके अलावा जो है वो बार बार पैसा भी उधार दे रहे हैं और बदले में वो काम के मज़दूर चाहते हैं ताकि उनके यहाँ मजदूरी करी जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ मजदूरी हो, अगर उनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा है तो वो मजदूरी करवाना चाहते हैं कि भाई उनको लेबर मिल जाए। ये जो सिलसिला है ये ज़्यादा होने लगा, पहले कम समय में आते थे, यानी कि लंबे लंबे समय के अंतराल में आते थे, अब जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ऐसा नोटिस कर रहे हैं ट्राइबल्स। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग। इसके जो दुष्प्रभाव थे, कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्प्रभाव, ठीक है, उसको समझने में थोड़ा सा ट्राइबल्स को समय लगा। ट्राइबल्स के थोड़े कुछ समय बाद समझ में आया कि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी थे। ठीक है, लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। अच्छा, आइए इस बात का उदाहरण हम सिल्क जो कि रेशम उगाने वाले, रेशम का कीड़ा उगाने वाले यानी कि खेती करने वाले जो कुछ किसान थे या आप कल्टीवेटर्स कह सकते हैं उनके बारे में उनका उदाहरण लेकर के बात करते हैं। इन द 18th century, इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand। भारत के अंदर बना हुआ सिल्क का जो कपड़ा था उसकी यूरोप के मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसको यूरोपियन लोग बहुत शौक से पहनते थे। ठीक है, आज भी जो भारतीय सिल्क का जो कपड़ा होता है, हालांकि जो ओरिजिनल सिल्क है वो बहुत महंगा मिलता है और इसीलिए आपने सुना भी होगा बनारसी साड़ी, ठीक है, जो कि सिल्क से बनी होती है। तो अब तो खैर बहुत कम चलन रह गया क्योंकि बहुत महंगा भी है और जो है क्या बोलते हैं अब कम होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसको बनाने के लिए, तो डिमांड भी कम होती जा रही है, जिस वजह से अब इसको लोग कम ही लेते हैं अब, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क आ चुका है मार्केट में, इस वजह से। तो क्या हुआ कि 18th सेंचुरी के दौरान इंडियन सिल्क की बहुत डिमांड थी यूरोप के अंदर, तो अंग्रेज उसको यहाँ से सिल्क को अपने देश ले जाते थे। ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता था कि इस वजह से वो चाहते थे कि सिल्क की बहुत ज़्यादा मतलब वो बार बार सिल्क मिलता रहे। हजारीबाग in present day Jharkhand was an area where the Santhals reared cocoons। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको सिल्क की बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड was an area where the Santhals reared cocoon। हजारीबाग नाम की एक जगह झारखंड में, जो आज के समय में झारखंड नाम के स्टेट में पड़ती है, झारखंड स्टेट जो कि बिहार से अलग होकर के बना था सन 2001 के दौरान में। तो वहाँ पर संथल प्रजाति, जनजातीय प्रजाति जो रहती थी, वो ककून जो कि सिल्क का कीड़ा होता है उसकी खेती करती थी। खेती करने का मतलब यहाँ पर
ये कोई पौधा नहीं है जो इसको उगाया जाएगा। खेती करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको वहाँ पर उसको रखा जाता था, उसके अंडों को, और उसको जो है ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड कराते थे ताकि वो वहाँ पे कीड़ा पैदा हो सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो जो कोकून, जब वो कीड़ा मतलब अंडे से बाहर आता है और उसके बाद वो एक कीड़े का शक्ल धारण कर लेता है, उसको तब उस कीड़े को, सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं? कोकून्स कहते हैं। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribals people and collected the cocoons. अंग्रेज़ों के जो आप कह सकते हो कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा भेजे गए व्यापारी होते थे या अंग्रेज़ी व्यापारी, वो उनको ट्राइबल्स के पास जा कर के उनको ब्याज पर पैसा देते थे, उनको लोन पर उनको पैसा देते थे और बदले में उनसे कोकून्स ले लेते थे, और वो भी औने पौने दामों पर, यानी कि बहुत सस्ते दामों पर उनसे कोकून कलेक्ट कर लेते थे। द ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to ₹4 for 1000 कोकून, यानी कि 1000 कोकून्स के लिए किसानों को सिर्फ 3 से 4 रुपए ही दिए जाते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुरदवन और गया, बुरदवन नाम की जगह और गया जो कि बिहार में पड़ती है, वहाँ पर उस कोकून्स को 5 गुना ज़्यादा कीमतों में बेच दिया जाता था। 5 times द प्राइस, मतलब कोकून्स सोल्ड 5 times द प्राइस, तो 5 गुना ज़्यादा कीमतों में कोकून्स को वहाँ सेल कर देते थे, और जबकि उनसे बहुत सस्ते दामों में कोकून खरीदा जाता था। The middlemen, so called because they arranged deals between the exporters and silk growers, made huge profits. जो middleman होता था वो भी अंग्रेजी होते थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस चीज़ में कमा लेते थे कि वो एक्सपोर्टर्स, जिन लोगों ने बाहर सामान लेके जाना है, और आदिवासियों के बीच में डीलिंग करवाते थे। ठीक है, और वो अच्छा मार्जिन इस चीज़ में ले जाते थे। उसके बाद कहता है कि the silk growers earned very little, understandably many tribals groups saw the market and the traders as their main enemies. अब जो ट्राइबल्स थे वो, उन ट्राइबल्स को तो बहुत कम पूंजी मिलती थी, इसलिए ट्राइबल्स जो हैं, अब ट्राइबल्स क्या मानते थे? ट्राइबल्स ट्रेडर्स को और उन व्यापारियों को अपना दुश्मन समझने लगे थे, मार्केट को, बाज़ार को अपना दुश्मन मानने लगे थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून थे, वो उसको आदिवासी लोगों ने पसंद नहीं किया, और आदिवासी लोग उससे खफा थे। मतलब सभी आदिवासी तो नहीं, बट कुछ आदिवासी उससे खफा थे। तो ये आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपने मुझे ज़रूर बताना है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।